नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डिक्की में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के एक प्रैक्टिस सेट के बारे में, जिसमें आपको 30 प्रश्न मिलेंगे। यहां पर जो प्रश्न दिए गए हैं ये आपको सुपर टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि इन 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। यहाँ पर आप तैयारी प्लस आपका आकलन भी कर सकते हैं और अंत में जरूर बताना है कि 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना है। आपने देखा होगा, यदि आप हमारे डेली वीडियो देख रहे होंगे तो 10 से 12 दिन हो गए मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था। कुछ इमरजेंसी आ गई थी, घर पर जाना पड़ा था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। आज से आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे, तो आपको हमारे चैनल पर बने रहना है और डेली आपको यहाँ पर वीडियो देखने को मिलेंगे। तो देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यहाँ पर केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय पूछा गया है, कोलकाता में है, नई दिल्ली में है, गुरुग्राम में है या फिर मुंबई में है। केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना के बारे में पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 2005 में। कब हुई थी? 12 अक्टूबर 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष के बारे में पूछे कि केंद्रीय सूचना आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा? यशवर्धन। कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा है केंद्रीय सूचना आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है। इन्होंने अपना पद ग्रहण कब किया था, तो उन्होंने अपना पद ग्रहण किया था 31 अक्टूबर 2020। आपको सन याद रखना है, 2020 को इन्होंने अपना पद ग्रहण किया था। यदि आपसे देश के पहले अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए कि केंद्रीय सूचना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। वजाहत हबीबुल्ला। कौन थे? वजाहत हबीबुल्ला थे देश के पहले अध्यक्ष केंद्रीय सूचना आयोग के। यदि महिला के बारे में पूछा जाए कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी केंद्रीय सूचना आयोग की, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन थी? दीपक संधू। दीपक संधू ये जो महिला हैं ये केंद्रीय सूचना आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि यहाँ पर पूछा जाए कि इन्होंने अपना पद ग्रहण कब किया था, तो 5 सितंबर 2013 को। कब किया था? 5 सितंबर 2013 को इन्होंने अपना पद ग्रहण किया था। दीपक संधू कौन है? ये केंद्रीय सूचना आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष है। तो यहाँ पर इन सभी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ब्राउन पेपर। ब्राउन पेपर किसे कहा जाता है? जूट को कहा जाता है, कपास को, चाय को या फिर रबड़ को। ब्राउन पेपर के बारे में पूछा गया है, तो सभी को पता होगा जो ब्राउन पेपर है ये जूट को कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, तो सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? कपास को कहा जाता है। आपसे पूछा जाए हरा सोना किसे कहा जाता है, तो हरा सोना किसे कहा जाता है? चाय को कहा जाता है। याद रखिएगा, ब्राउन पेपर जूट को कहा जाता है, सफ़ेद सोना कपास को कहा जाता है और हरा सोना चाय को कहा जाता है। तो इन तीनों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले का आयोजन किस स्थान पर किया जाता है? यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले का जो आयोजन है ये किस स्थान पर किया जाता है? वैसे तो आप सभी को पता होगा, मथुरा में, अयोध्या में, सहारनपुर में या फिर आगरा में। तो ये किया जाता है मथुरा में। यहाँ पर देखिए, आपको क्रम वाइज भी पता होना चाहिए कि मथुरा के बाद कौन सा जिला आता है, उसके बाद कौन सा जिला आता है, उसके बाद कौन सा जिला आता है, क्योंकि यहाँ पर क्रम वाइज भी आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए, मथुरा में कितने मेले का आयोजन होता है, तो याद रखिएगा मथुरा में 86 मेले का आयोजन होता है मथुरा में। उसके बाद आता है कानपुर का नंबर, कानपुर में 80 मेले का आयोजन होता है। उसके बाद आता है हमीरपुर का, हमीरपुर में 79 यानी कि 79 मेले का आयोजन होता है। उसके बाद आता है झांसी, झांसी में 78 मेले, 78 मेले का आयोजन होता है। उसके बाद होता है आगरा, आगरा में 72 मेले का आयोजन होता है। उसके बाद होता है फतेहपुर, फतेहपुर में 70 मेलों का आयोजन होता है। तो इनके बारे में आपको क्रम वाइज ध्यान में रखना है। पहले आता है मथुरा, उसके बाद आता है कानपुर, उसके बाद हमीरपुर, उसके बाद झांसी, उसके बाद आगरा, उसके बाद फतेहपुर। तो ये 70 मेले तक मैंने रखा है, 4-5 जिले रखे जिनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। चौथा प्रश्न, विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था? यहाँ पर सम्मेलन के बारे में पूछा गया है। ये कहाँ पर हुआ था? वेनिस में हुआ था,
वीना में हुआ था, दिल्ली में हुआ था या फिर टोक्यो में हुआ था? कहाँ पर हुआ था विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन? तो ये हुआ था वीना में। कहाँ पर हुआ था? वीना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना में हुआ था। कब हुआ था यदि सन पूछे तो सन आपको पता होना चाहिए 1985 में। कब हुआ था? 1985 में। यहाँ पर देखिए ओजोन परत से एक दिवस के बारे में पूछा जाता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस है ये कब मनाया जाता है, चाहे वो यूपी टेट हो, सुपर टेट हो या फिर अन्य टेट एग्जाम है। 1 से 2 प्रश्न दिवस से संबंधित पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर यदि आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, दूध का धवल रोग किसके कारण होता है? दूध का धवल रोग या फिर दूध का धवल जो रंग होता है ये किसके कारण होता है? ये पूछा गया है। कैरोटीन के, केसिन के, लैक्टोज के या फिर लैक्टिक अम्ल के? तो ये होता है केसिन के। याद रखिएगा, दूध में धवल रंग केसिन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। सबसे बड़े बीज किसके होते हैं? यहाँ पर देखिए सबसे बड़े बीज किसके होते हैं आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। उल्फिया के होते हैं, लोडोसिया के होते हैं, ड्रोसरा के होते हैं या फिर जेट्रोफा के होते हैं? सबसे बड़े बीज किसके होते हैं ये पूछा गया है। तो याद रखिएगा ये लोडोसिया के होते हैं। किसके होते हैं? लोडोसिया के होते हैं सबसे बड़े बीज। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है? तो याद रखिएगा सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है तो वो वेल्फिया होता है। तो यहाँ पर सबसे छोटा पुष्प वेल्फिया आपको नाम याद रखना है। रुधिर दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर रुधिर दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है पूछा गया है। बेरोमीटर का, स्टेथोस्कोप का, सिस्मोग्राफ का या फिर स्पेगोमेनोमीटर का? तो रुधिर दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है पूछा गया है। तो ये स्फिग्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है रुधिर दाब मापने के लिए। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। बेरोमीटर की हम बात करें तो इसका जो प्रयोग है ये किसके मापने में किया जाता है? तो ये वायुदाब को मापने में बेरोमीटर का उपयोग किया जाता है। स्टेथोस्कोप की हम बात करें तो इसका प्रयोग हृदय व फेफड़े की गति का अध्ययन हेतु किया जाता है। सिस्मोग्राफ के बारे में तो आप सभी को पता होगा, भूकंपीय ग्राफ की तीव्रता मापी जाती है सिस्मोग्राफ से। तो इन चारों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? 4th वाला होगा। पठारी महाद्वीप किसे कहा जाता है? पठारी महाद्वीप किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। एशिया को, अफ्रीका को, यूरोप को या फिर ऑस्ट्रेलिया को? यदि आपसे पूछा जाता है पठारी महाद्वीप किसे कहा जाता है, अंत महाद्वीप किसे कहा जाता है, भविष्य का महाद्वीप किसे कहा जाता है, जो 3 प्रश्न मैंने आपको बताया, यदि आपसे पूछा जाता है तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अफ्रीका। याद रखिएगा, पठारी महाद्वीप कह लीजिए, अंध महाद्वीप कह लीजिए या फिर भविष्य का महाद्वीप कह लीजिए, तीनों किसे कहा जाता है? अफ्रीका को कहा जाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का रासायनिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? देखिए इससे संबंधित एक वीडियो अलग से प्रॉपरली बना दिया गया है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से जो इंपोर्टेंट प्रश्न हैं वो सभी आपको बता दिए गए हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। स्वेस, एमंडसन, केपलर या फिर रॉबर्ट पियरी? पृथ्वी की आंतरिक संरचना का रासायनिक वर्गीकरण के बारे में पूछा गया है तो ये स्वेस के द्वारा किया गया है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान या फिर इनमें से कोई नहीं? आपका राइट आंसर होगा केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिएगा, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। याद रखिएगा, यदि पूछा जाता है कि केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है तो ये राजस्थान में स्थित है। इसे पहले किस नाम से जाना जाता था ये भी पूछा जाता है। तो इसे पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को। साथ में हम बात करते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यदि आपने सीटेट की एग्जाम दी होगी तो वहाँ पर इसके बारे में आपको पता होगा, काफ़ी बार इस प्रश्न के बारे में जिक्र हुआ था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि इसका पुराना नाम क्या है? जिम
कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है तीनों चीज़ें। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है। इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1936 में हुई थी। कहाँ पर स्थित है ये? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। बात करते हैं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान दोनों ही कहाँ पर स्थित है? ये दोनों ही उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ पर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की हम बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1986 को हुई थी। कब हुई थी? 1986 को नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। तो इन तीनों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक सुलहकुल उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? प्रयागराज में, अयोध्या में, सहारनपुर में या फिर आगरा में? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका जो आयोजन है ये आगरा में किया जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक सुलहकुल उत्सव का जो आयोजन है ये आगरा में किया जाता है। बात करें प्रयागराज में, तो जो प्रयागराज में जो आयोजन किया जाता है, अपने कुंभ मेले के बारे में सुना होगा। इसका जो आयोजन है कहाँ पर होता है? प्रयागराज में होता है। अयोध्या की हम बात करें तो रामनवमी मेला जो है ये अयोध्या में आयोजन होता है। और सहारनपुर की हम बात करें तो सांग भरी देवी का मेला, देखिए इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया था कि सांग भरी देवी का जो मेला है ये कहाँ पर इसका आयोजन होता है? तो इसका जो आयोजन होता है ये सहारनपुर में होता है। कहाँ पर होता है? सहारनपुर में होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा पहले भी गया है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर लगता है? वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ या फिर आगरा? नौचंदी मेले के बारे में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर लगता है? तो ये मेरठ में लगता है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ पर है? यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के बारे में पूछा गया है। ये कहाँ पर है? हैदराबाद में है, चेन्नई में है, मुंबई में है या फिर कोलकाता में है? राइट आंसर आपका होगा चेन्नई में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 2003। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1 अक्टूबर 2003 की राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? चेन्नई में हुई थी। एक जनपद एक उत्पाद शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ या फिर मेरठ? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि राज्य के बारे में पूछे तो आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं उत्तर प्रदेश, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में हुआ था एक जनपद एक उत्पाद शिखर सम्मेलन का आयोजन? तो ये हुआ था लखनऊ में। कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। अब बात आती है कब हुआ था, यानी कि इसका शुभारंभ कब हुआ था? तो इसका जो शुभारंभ हुआ था वो 10 अगस्त 2018 को। इसके जो शुभारंभ हुआ था ये 10 अगस्त 2018 को हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? यदि पूछा जाता है कि एक जनपद एक उत्पाद शिखर सम्मेलन जो कि लखनऊ में हुआ था 10 अगस्त 2018 को हुआ था, इसका जो शुभारंभ है ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया था। हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उनके द्वारा एक जनपद एक उत्पाद शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया? लखनऊ में। कब किया गया? 10 अगस्त 2018 को। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? यहाँ पर जो ओणम है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु? आपका सही आंसर होगा केरल। याद रखिएगा जो ओणम है ये केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है। आपसे पूछा जाता है कि त्रिशूल पूरम या फिर आराटट्टू? याद रखिएगा त्रिशूल पूरम और आराटट्टू ये भी केरल राज्य के प्रमुख त्योहार है। हम यहाँ पर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के जो प्रमुख त्योहार है उसमें मकर संक्रांति के बारे में पूछे कि मकर संक्रांति या फिर हप्पी त्योहार ये किस राज्य के प्रमुख त्योहार है? तो ये कर्नाटक के प्रमुख त्योहार है। बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में जो प्रमुख त्योहार होंगे, आपने पोंगल के बारे में सुना होगा। जो पोंगल है ये तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है। साथ में थिरुवयारू महोत्सव, थिरुसुमन और महामहम ये सभी किस राज्य के प्रमुख त्योहार हैं? तो ये तमिलनाडु के हैं। पश्चिम बंगाल की हम यहाँ पर बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा, काली पूजा, बसंत पंचमी, दशहरा और दीपावली ये पश्चिम बंगाल के प्रमुख त्योहार हैं। तो इन सभी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए।
बालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, जो बाल होते हैं इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, मायोसिन, ओसिन, कीरेटिन या फिर केरोटिन। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कीरेटिन। याद रखिएगा जो बालों में प्रोटीन पाया जाता है ये कीरेटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना किस स्थान पर है, मथुरा, कानपुर, गाजियाबाद या फिर आगरा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना किस स्थान पर है, तो याद रखिएगा ये मथुरा जिले में, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में तेल शोधक कारखाना स्थित है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। विश्व कपास दिवस, विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है, 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 5 अक्टूबर या फिर 24 अक्टूबर। तो विश्व कपास दिवस के बारे में पूछा गया है, तो ये कब मनाया जाता है, 7 अक्टूबर। याद रखिएगा विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो 1 अक्टूबर को विश्व वृद्ध दिवस मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को विश्व वृद्ध दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर की हम बात करें तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 25 अक्टूबर की हम बात करें तो 25 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। तो आपको 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 5 अक्टूबर और 24 अक्टूबर के बारे में पता होना चाहिए कि इस दिन क्या मनाया जाता है। तो यहाँ पर चारों के बारे में आपको बता चुका हूँ। प्रयोगशाला की खरपतवार किसे कहा जाता है, दूब को, राइजोपस को, बांस को या फिर एस्परजिलस को। प्रयोगशाला की जो खरपतवार है ये किसे कहा जाता है, तो ये एस्परजिलस को कहा जाता है प्रयोगशाला की खरपतवार। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। कुंभ मेले के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, जैसा कि आपको मैंने शुरू में बताया था कि जो कुंभ मेला है कहाँ पर इसका आयोजन होता है, तो प्रयागराज में इसका आयोजन होता है। लेकिन इसके बाद का जो मेला है, जो कुंभ मेला ये सबसे बड़ा मेला है उत्तर प्रदेश का, लेकिन इसके बाद का जो मेला है वो कौन सा है, नौचंदी का मेला है, रामनवमी मेला है, देवी पाटन मेला है या फिर सांक भरी देवी का मेला है। कौन सा मेला है कुंभ मेले के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा नौचंदी का मेला। याद रखिएगा जो नौचंदी का मेला है ये कुंभ मेले के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। कहाँ पर इसका आयोजन होता है, तो मेरठ में। कहाँ पर होता है, मेरठ में इसका आयोजन होता है। रामनवमी मेले की बात करें तो ये इसका आयोजन कहाँ पर होता है, तो अयोध्या में होता है। देवी पाटन की हम बात करें कि देवी पाटन मेला का जो आयोजन होता है ये कहाँ पर होता है, तो बलरामपुर में होता है। और सांक भरी देवी का मेला जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका जो आयोजन है ये कहाँ पर होता है, तो सहारनपुर में होता है। तो सभी के बारे में आपको जानकारी दे दी गई है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जीरो घाटी, जीरो घाटी कहाँ स्थित है, केरल में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या फिर अरुणाचल प्रदेश में। जीरो घाटी के बारे में पूछा गया है तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है जीरो घाटी। तो डी वाला विकल्प आपका सही होगा। इनमें से कौन सी संधि या फिर प्रोटोकॉल अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगाता है, कौन सा प्रोटोकॉल है, अंटार्कटिका एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल है, जेनेवा प्रोटोकॉल है, टोक्यो प्रोटोकॉल है या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर संधि या फिर प्रोटोकॉल के बारे में पूछा गया है जो कि अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगाता है, वो अंटार्कटिका एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल है, जिसे मैड्रिड प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। इसे मैड्रिड प्रोटोकॉल भी कहा जाता है जो कि अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगाता है। इसको कब लागू किया गया था, तो इसे 14 जनवरी 1998 इस पे यदि पूछा जाता है कि इसको कब लागू किया गया था, तो 14 जनवरी 1998 को इसको लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, सिगरेट से निकलने वाले धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन सा होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखिएगा सिगरेट से निकलने वाले धुएं में जो मुख्य प्रदूषक होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ पर है, देखिए जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय के बारे में पूछा गया है, कहाँ पर स्थित है, वेनिस में, रोम में, जेनेवा में या फिर पेरिस में। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा रोम में। याद रखिएगा जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थित है, रोम में है। साथ में इससे एक और प्रश्न पूछा जाता है इससे संबंधित कि जैव विविधता जो दिवस है ये कब मनाया जाता है, जो जैव विविधता दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 22 मई को। जैव विविधता दिवस के बारे में पूछे कि ये कब मनाया जाता है, तो 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ पर है, तो ये रोम में स्थित है।
ध्वनि संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1974 में, 81 में, 86 में या फिर 2000 में? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर 2000 में। याद रखिएगा 14 फरवरी 2000, 14 फरवरी 2000 में ध्वनि संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? कौन सा शहर है जिसे टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? भोपाल, नागपुर, मैसूर या फिर लखनऊ? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा नागपुर। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नागपुर शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जो नागोया प्रोटोकॉल है ये किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त से है, जैव विविधता से है, ओजोन संरक्षण से या फिर पर्यावरण प्रदूषण से? नागोया प्रोटोकॉल के बारे में पूछा गया है तो ये जैव विविधता से संबंधित है। इसको साइन कब किया गया था? तो इसको जो साइन किया गया था ये 29 अक्टूबर 2010 को, 29 अक्टूबर 2010 को इसको साइन किया गया था। लेकिन ये प्रभावी कब हुआ था? तो याद रखिएगा प्रभावी आपसे पूछे तो ये 12 अक्टूबर 2014 को, यहाँ पर सन आपको याद रखना है, 2014 को ये प्रभावी हुआ था और 2010 में इसको साइन किया गया था। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। मोतियों की माँ किसे कहा जाता है? मोतियों की माँ किसे कहा जाता है? सीप को, हाथीदांत को, सागर की कोड़ी को या फिर इनमें से कोई नहीं? मोतियों की माँ किसे कहा जाता है? तो ये सीप को कहा जाता है। इस तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा, मोतियों की माँ सीप को कहा जाता है। पृथ्वी सम्मेलन का दूसरा नाम क्या है? पृथ्वी सम्मेलन के बारे में आपने सभी ने सुना होगा, जो कि 1992 में हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था और उसका नाम क्या था, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जेनेवा सम्मेलन है, ब्राजीलिया सम्मेलन है, रियो सम्मेलन है, विश्व सम्मेलन है। यदि आपको पता होगा कि पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था तो आप इसका आंसर इजीली बता सकते हैं कि जो पृथ्वी सम्मेलन है ये कब हुआ था? 1992 में। 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था, इस कारण इसे रियो सम्मेलन भी कहते हैं। यहाँ पर आप यदि देखेंगे तो जो नाम रियो डी जेनेरियो है इसी में से रियो निकल कर आता है, यानी कि रियो सम्मेलन भी इसे कहते हैं, पृथ्वी सम्मेलन को। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अंतिम प्रश्न और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन सा मिलान सही नहीं है? यहाँ पर कौन सा मिलान है या फिर कौन सा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित नहीं है ये आपको बताना है। दंपा अभ्यारण्य, जो दंपा अभ्यारण्य है बिल्कुल सही, मिजोरम में स्थित है। वाल्मीकि रिजर्व ये बिहार में स्थित है, बिल्कुल सही है। रोहला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही है। गांधी सागर अभ्यारण्य, जो गांधी सागर अभ्यारण्य है ये राजस्थान में स्थित नहीं है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है गांधी सागर अभ्यारण्य। तो यहाँ पर कौन सा मिलान सही नहीं है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? फोर्थ वाला होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो वीडियो को आपको लाइक करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और जितने भी आपके पास ग्रुप है, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, सब जगह आपको इसको शेयर करना है ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।